तो अभी इससे पहले हम इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे और अब देखते हैं आगे। आगे हम एक और प्रश्न की बात करेंगे। एक रेखा AB का समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसके द्वारा x अक्ष से 5 इकाई पर स्थित हो तथा x अक्ष के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 8 का ये कॉपी है, लेकिन जो y अक्ष के समानांतर था ये x अक्ष के समानांतर। क्या है कि बच्चे को कभी भी जब हम चीजों को सामने रखते हैं तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों तरह से चीजों को सामने रखना चाहिए। इससे क्या होती है कि चीजों की स्पष्टता होती है और थोड़ा समझ भी इससे बढ़ता है। विषय वस्तु का थोड़ा इस पर ज्यादा हम फोकस नहीं किए हैं क्योंकि सिर्फ आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये कॉपी है और ये समीकरण जो है वो x एक्सिस के समानांतर हो। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, शायद आपको ध्यान होगा पहले क्लास में इसकी चर्चा हुई थी। जरा देखें, आपको मैं लेके चलता हूं। देखें यहां x अक्ष के लिए समीकरण y इक्वल टू 0 और y अक्ष के लिए समीकरण x इक्वल टू 0। पहले दिन के क्लास के लिए बात किया था जब यह मूल बिंदु से होके जब चीजें गुजर रही थी। मूल बिंदु से होके गुजरने वाली चीजों के लिए इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण और y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण, यहां इसकी चर्चा हुई थी। उसकी प्रेजेंटेशन को आपको समझाया था। अब उसी विषय पर यहां बातें हो रही। अब हम थोड़ा सा चौथे स्वरूप की तरफ बढ़ते हैं। जो आज हमने चौथे स्वरूप की चर्चा की है वो क्या है उसको देखें।
चौथा स्वरूप, चौथे स्वरूप की बात अगर की जाए समीकरण में, तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने। y का गुणांक इसमें p बाई आर हो जाएगा, x का गुणांक q बाई आर हो जाएगा, और आपका जो अचर पद है वो लैम्ब्डा अपॉन आर। ये एक नई प्रवृत्ति है जिस पर हम लोग विचार करें। यहां पर हमने आपको प्रयास किया है कि फोटो बना दिया है। हालांकि फोटो बनाने का काम पूरा अभी पूरी बुक में नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर जहां मेरा मूड ठीक था वहां हमने फोटो बना दिया है। इसके साइज को मैं नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके साइज को बढ़ाया तो ये फोटो खराब हो जाएगा। ये इसी साइज में आपको पढ़ना होगा। आप देखें, एक रेखा है क्यूपी या पीक्यू। इस तरह से कॉस थीटा आपका हो जाता है पी बाई आर, साइन थीटा हो जाता है क्यू बाई आर, और ओ आर जो है, जो ओसी के बराबर है, इसमें दिया नहीं है, और कॉस थीटा इक्वल टू लैम्ब्डा अपॉन पी इंटू पी अपॉन आर। पी से पी कट जाएगा आपका, तो लैम्ब्डा अपॉन आर जो है आपका आ जाए। ये लैम्ब्डा अपॉन आर जो है आपका अचर पद। इस तरह से हम इस समीकरण को रख सकते हैं। अगर इसका हम चित्र रूप देखें तो उपरोक्त जो चित्र था, इस चित्र की अगर थोड़ी सी चीजों को हम समझें तो हम देखें कि पीक्यू लाइन जो है उसकी मूल बिंदु से दूरी यानी ओ आर, ये लैम्ब्डा अपॉन आर हो जाए।
इस समीकरण को थोड़ा सा रूपांतरित कीजिए और कुछ चीजें आपके सामने आएंगी। सबसे पहली जो चीज आपके सामने आएगी वो होगी ऐसा, cos थीटा y माइनस साइन थीटा x इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर। तो cos 90 प्लस थीटा माइनस y साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर। इसकी बारीकी को थोड़ा सा अध्ययन करें, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है फॉर्मेशन इसमें लगी है। रिजल्ट क्या निकला हमारा? रिजल्ट निकला x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर। 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू अगर अल्फा ले लें और लंब जो है ओ आर एक्स एक्सिस का झुकाव है या स्लोप है, तो इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। इस तरह से हम चीजों को सामने रख सकते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण इस पर करते हैं। ये चौथा स्वरूप था। एक प्रश्न, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पर हो और मूल बिंदु से खींचे गए लंब का धन अक्ष एक्स अक्ष से झुकाव पॉजिटिव एक्स एक्सिस tan इनवर्स 5/12। थोड़ी इनवर्स की कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ये प्रश्न दे दिया हूं। इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोण थीटा या कोण अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 अगर मान लें तो
tan अल्फा इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। यहां देखें, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 मान लें तो इनवर्स का मतलब 1 अपॉन समथिंग होता है, तो ये क्रॉस होकर के अल्फा के साथ चला जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू 5/12। इस ढंग से अब tan अल्फा आपके पास आ गया, तो इसकी बोधायन संख्या क्या हो गई? tan जो होता है वो कोटि और भुज होता है, कोटि अपॉन भुज। यानी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के हिसाब से कहें तो P अपॉन B, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द हाइपोटेनियस। अब इसकी हाइपोटेनियस आप प्राप्त करके इसको सारणीबद्ध कर लें, और सारणीबद्ध करने के बाद हम चीजों को आगे ले जा सकते हैं समझने के लिए। हमारे पास जरूरत पड़ेगी कॉस अल्फा और साइन अल्फा के वैल्यू की, क्योंकि इक्वेशन में वो लगना है। यहां यूज होना है, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू हम पता कर लेते हैं। ज्या और कोज्या, अब जो आपके पास ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के ऊपर इस वैल्यू को आप डाल सकते हैं। डालिए, क्या आता है वो अब क्लियर हो जाएगा। ट्वेल्व बाई 13x 5/13y इक्वल टू 3। तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन बन के तैयार हो गया। 12x प्लस 5y इक्वल टू 39। तो इस तरह से ये चीजें हमारी बन के तैयार हो।
इस तरह से हमारा ये चौथा स्वरूप कंप्लीट होता है। अब हम पांचवें स्वरूप की चर्चा करेंगे। पांचवें स्वरूप की चर्चा करेंगे, एक एक चीजों को बिल्कुल काफी बारीकी से देखते हुए। यहां इस परिस्थिति के लिए हमने कंडीशंस जो रखा था वो था कि लैम्बडा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो लैम्बडा इक्वल टू अगर 0 नहीं होगा तो हम किस प्रकार इसको अभिव्यक्त करेंगे, ये सोचने की जरूरत है। अब जो हमारा Sir, in this equation, the above 1/4 one which you have solved, इसमें lambda by r है sir, तो 3/13 होना चाहिए ना sir? Then why you have written 39 in the final answer, sir? 3/13 It is lambda by r ना sir? कहां पर? सर ऊपर जहां आपने लिखा है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू lambda by r, right sir? So here you have written 12/13x plus 5/13y equals to 3/13 होना चाहिए sir, in this step only sir. 3/13 ना sir, as per the equation x cos alpha plus y sin alpha is lambda by r, so it has to be 3/13, right sir? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही। अब ठीक है। Yes sir, so it will be only 3. Yes sir. ठीक है, बढ़िया। अब पांचवा स्वरूप, जिसमें लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर y का गुणांक आपका p अपॉन लैम्बडा हो गया, x का गुणांक q अपॉन लैम्बडा और प्लस 1 सीधा का सीधा। अब इसको रिवर्स करिए, x अपॉन माइनस लैम्बडा बाई पी क्यू, y अपॉन लैम्बडा बाई पी इक्वल टू 1, ऐसा जो है ये दे देता है।
यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड प्लस रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इक्वल टू 1। इस तरह से चीजें जो है वो रखी जा सकती। यहां भी एक विशिष्ट परिस्थिति है। यह कहता है कि अगर लैम्बडा 0 हो जाए तो क्या हो। लैम्बडा यदि 0 हो जाता है तो रेखा का समीकरण होगा px इक्वल टू क्यू वाई। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त हो। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्रमशः 3 और 4 इकाइयों में अंतःखंड पर काटती है। तो ये इसकी सॉल्यूशन। Sir, अब it is बारी x plus. हाँ हाँ Sir, it बोलिए। is x plus 3 y by 4 equals to 1, na? एक मिनट, एक चल रहा है। क्या कह रहे थे? Sir, in the final answer, it should be x by 3 plus y by 4 equals to 1. हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। अब
थोड़ा सा हम थोड़ा सा लिए हैं जगह इसलिए क्योंकि हम यहाँ एक्सरसाइज को एडजस्ट कर सके। 8 प्रश्न एक्सरसाइज में हमने दिए हैं और इन सबको आपको करना है। इसको आप लोग 1 से लेके पहले 5 तक का एक से लेके पहले 5 तक का एक बार कर लीजिए, 4 तक का कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। इसमें ऊपर सभी विषयों को हमने समेटने की कोशिश की है। तो इसका क्लिक कर लें और हर तरह के एग्जाम्पल ऊपर मौजूद हैं आपके। और अगला 4 मैं फिर उसके बाद रख दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और बात जो विशेष करनी थी, आप सब में से सभी का फॉर्म भरा गया है या नहीं? जिनका जिनका फॉर्म भरा गया है वो ग्रुप में ये लिख दें कि आई हैव सबमिटेड माई फॉर्म या फिल अप माई फॉर्म। आई हैव ऑलरेडी फिल्ड माई फॉर्म ये लिख देंगे, अपनी एश्योरिटी दे देंगे। क्योंकि जब तक आप सब लोगों के फॉर्म फिलअप नहीं होंगे तब तक डेट शीट अभी नहीं आएगी। क्योंकि फॉर्म फिलअप होने का उसका कॉपी भी आप लोग को सबमिट कराना होगा डिपार्टमेंट में। और डेट शीट ऐसे तो आ गई है वर्बली, 10 तारीख से आप लोगों की पेपर स्टार्ट है, 10, 12, 15 शायद ये कोई डेट शीट है, लेकिन वो डेट शीट उसके बाद आएगी। और ये बात ग्रुप में आप लोग लिख दें, ऐसे मैं भी लिख दूंगा। और संभवतः जो अप्रैल महीने में 2 या 3 ऑफलाइन क्लासेस होंगी, जिसको डाउट क्लास के रूप में जाना जाएगा। शायद अप्रैल में 5 को हो सकता है, 5 से लेकर के 2 या 3 क्लास ऑफलाइन लूंगा। देखते हैं कितना जरूरत पड़ेगी बच्चों को। और जिस बच्चे के जो भी डाउट हैं वो यूनिवर्सिटी में जो पहुंच सकते हैं वो पहुंच जाएंगे और अपनी डाउट की क्वेरी और प्रॉब्लम रख लेंगे। आज भाटिया जी का भी क्लास है 2 बजे से, तो आप लोगों को उसे भी अटेंड करना है। और जिन्हें परेशानी है वो डिपार्टमेंट में एक बार बात कर लेंगे। और मतलब फॉर्म वगैरह से संबंधित जिन्हें भी परेशानी है वो डिपार्टमेंट में एक बार शिवराज सर होंगे या पांडे जी होंगे, ग्रुप में उनके नंबर अवेलेबल है, बात कर लेंगे। और पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी वो मेरे साथ शेयर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक में संभवतः क्लास रखा जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस 2 या 3 हार्डली रखूंगा, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके तीनों पेपर में कहीं भी कोई चीज छूट गया है, कोई चीज प्रॉब्लम है, तो वो आप आकर के यूनिवर्सिटी में जो टाइमिंग होगा उस टाइम के अनुसार मेरे से बातचीत कर सकते हैं। वहां प्रॉपर क्लासेस चलेंगी और उसमें अपनी डाउट रखेंगे और वो सारी डाउट जो है आपकी क्लियर कर दी जाएगी। अब हमने 5 से What are लेकर the timing for the exam? हाँ The timing for the exam?
एग्जाम की टाइमिंग और ये सब के विषय में बताया जाएगा। 10 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है। 10 तारीख को एक पेपर होगा, शायद 12 को एक होगा और 15 को तीसरा पेपर होगा। अंदाजा यही है टाइमिंग की। और डेट शीट भी आ जाएगी। और आप लोग लास्ट डेट के भरोसे ना रहें कि 2 अप्रैल तक लास्ट डेट है तो 2 अप्रैल को ही हम फॉर्म भरेंगे, ऐसा ना सोचे। जिनका भी फॉर्म नहीं भरा गया है वो फॉर्म भर लें और उसकी एश्योरिटी ग्रुप में दे दें कि हमने फॉर्म भर लिया है। वो काउंटिंग हो जाएगी। ऐसे पांडे जी के पास भी रिकॉर्ड पहुंच रहा होगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म भर लिया है। और फिर जब डिपार्टमेंट देख लेगा कि सारे फॉर्म लगभग आ चुके हैं तो फिर वो डेट शीट, ऑफिशियली डेट शीट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो फिर उस अनुसार से काम बढ़ेगा आगे। तो इस बात पर ध्यान देना है। प्रैक्टिकल डेट फाइनल हुई है अभी सर या नहीं? प्रैक्टिकल डेट सर, सर अभी प्रैक्टिकल डेट इज प्रैक्टिकल की डेट आपकी इसी कुछ दिन में फाइनल हो जाएगी। वो भी करवा देंगे फाइनल, आप चिंता ना करें। और ज्यादा समय नहीं लेंगे, उसमें आसपास ही करवा देंगे। सर। हाँ हाँ, जी उसकी सर। चिंता की सर बात। विद इन 1-2 days हो जाएगा तो देन इट विल बी गुड। देखता हूं कि क्या संभव है। सो अब 1 मिनट से भी कम समय इसमें बचा हुआ है। और नेक्स्ट क्लास देखते हैं कब रखना है। HCF का एक जो है LCM अभी बचा हुआ है अलजेब्रा में। आगे देखते हैं क्या सब काम होना बाकी है, फिर उसके बाद जो है चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, ये सारे